अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हमने बूलियन ऑपरेटर्स और इसके अलावा बाकी जितने ऑपरेटर्स हैं उनके हवाले से बात करनी है। बाकी ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास आज के क्लास के अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये दो चीज़ें हमने आज के क्लास में पढ़ने। सबसे पहली बात तो यह है कि बूलियन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास बुनियादी तौर पे दो वैल्यू होती है। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ट्रू होती है, जिसको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा हमारे पास फॉल्स होता है। याद रखिएगा जहन में कि ये ट्रू और फॉल्स के दो मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यू हमेशा के लिए हमारे पास यहाँ पे ख़ुद वैल्यू जो है वो ज़्यादातर नहीं बनती। यानी मतलब किसी भी वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट इस चीज़ को स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। डायरेक्ट पूरी यहाँ पे मिसाल के हम स्टोर करते हैं ट्रू या फॉल्स, ये कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स को डायरेक्ट स्टोर कर दें, बल्कि इसका तरीका यह है कि ये किसी के रिज़ल्ट की सूरत में आता है। सपोज़ यहाँ पे मैं इन चीज़ों को करता हूँ इरेज़, और इरेज़ करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे सपोज़ a इक्वल टू को मैं 20 कर देता हूँ, अब b को मैं इक्वल टू करता हूँ 10। यहाँ पे मैं c वेरिएबल बना देता हूँ, कहता हूँ एज़ ग्रेटर दिन b। तो इसका मतलब ये होता है कि अब a एज़ ग्रेटर दिन b से जो रिज़ल्ट बनता है, जो कि हमारे पास ट्रू है, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इस सी वेरिएबल को हम बूलियन वेरिएबल कह सकते हैं, ये हमारे पास बूलियन वेरिएबल हो गया। तो ये असल में एक तरीक़ेकार है हमारे पास बूलियन टॉपिक का। अब इसका रिज़ल्ट अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम इसको देखना चाहेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे जनाब मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद इधर से जनाब हमने कोशिश ये करनी है कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बना के उसके अंदर हमने 20 वैल्यू डालनी है, और दूसरा हमने यहाँ पे बी वेरिएबल बना के इसके अंदर हमने 10 वैल्यू डालनी है, और इधर आके सी के अंदर मैंने लिखना है कि ए जो है वो इज़ ग्रेटर देन बी है। तो मैं जब यहाँ पे प्रिंट करके सी को देखूँ तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू और फॉल्स में आएगा। अब इस सी के अंदर हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, जो कि हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो ट्रू वाला रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। तो डायरेक्ट अगर किसी वेरिएबल के अंदर हम इस तरह कोई ट्रू स्टोर करते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, बूलियन वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन बहरहाल रिज़ल्ट जो कि हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल आएगी, ए के अंदर हमारे पास ट्रू जो है वो स्टोर है। बेहतर एग्जांपल ये है कि हम इस तरीके से जहाँ पे मैंने बूलियन a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 10, इससे जो हम रिज़ल्ट यहाँ पे लेके आते हैं तो ये एक ठीक और सही रिज़ल्ट जो है वो बन जाता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कई एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे फिर की जा सकती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर के अंदर हमारे पास सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो कि कॉमन हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को करता हूँ रिमूव, यहाँ पे जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है। चार हमारे पास ऑपरेटर जो है वो तो कॉमन ऑपरेटर है। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, याद रखिए जहन में, एडिशन ऑपरेटर हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया हमारे पास, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया और डिवीज़न ऑपरेटर हो गया। तो ये चार ऑपरेटर कॉमन ऑपरेटर है। इसके साथ साथ हमारे पास पाइथन के अंदर ख़ास तौर पे एक हमारे पास नॉर्मल डिवीज़न है, जिसको हम फ्लॉट डिवीज़न कहेंगे। सिंगल हमारे पास जो स्लैश होता है इसको हम क्या कहेंगे जनाब, फ्लॉट डिवीज़न। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्लॉट डिवीजन्स के लिए इस्तेमाल होगा। और एक हमारे पास जनाब डबल स्लैश है, जिसको हम कहेंगे जनाब इंटीजर डिवीज़न। तो ये बात जो है वो हमारे पास यहाँ पे याद होनी चाहिए, इंटीजर डिवीज़न। एक फ़र्क हमारे पास यहाँ पे ये है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो है वो दो इसके अलावा ऑपरेटर है। एक मॉडुलस ऑपरेटर है, जो हमारे पास यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि ये हम एक्चुअली मॉडुलस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिवीजन्स के लिए ये स्लैश इस्तेमाल होता है, और इसका भी फ़र्क यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि एक हमारे पास फ्लॉट डिवीज़न जो सिंगल ऑपरेटर से हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा, तो ये फ्लॉट डिवीज़न होगा। इसका रिजल्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, अभी मैं प्रैक्टिकल आपको समझा देता हूँ। इधर हमारे पास इंटीजर डिवीज़न है। एक हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है, जिसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं और मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है। एक हमारे पास जनाब इसके बाद 2 टाइम्स स्टेरिक है, जिसको हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर कहते हैं। अब ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। सबसे पहली बात, ये तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल के मुताबिक आप समझ रहे होंगे। इंटीजर डिवीज़न और इन दोनों में फ़र्क क्या है। सपोज़ यहाँ पे मैंने a को बराबर कर दिया सपोज़ 10 के साथ, और b को हमने बराबर कर दिया 2 के साथ। अब अगर यहाँ पे मिसाल के मैं a को c के अंदर इक्वल टू a को मैं डिवाइड करता हूँ
बी पे तो रिज़ल्ट क्या आने वाला है, यहाँ पे अगर आप 10 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 5 आएगा। लेकिन इसके दरमियान हमने जो ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है ये हमारे पास फ्लॉट डिवीज़न है, तो इस सूरत में यहाँ पे आपको ये रिज़ल्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ये 5.0 आ जाएगा। इसके अंदर ये जो हमारे पास फ्लॉटिंग यानी पॉइंट डिसिमल पोर्शन जो कि फ्लॉट के ऊपर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, फ्लॉटिंग जो रिज़ल्ट आएगी तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डिसिमल पॉइंट के साथ ये 0 आ जाएगा, जिससे ये रिप्रेजेंट किया जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जनाब ये वेरिएबल हमारे पास एक फ्लॉट टाइप वेरिएबल है, क्योंकि फ्लॉट डिवीज़न के ज़रिए से जो है इसकी कैलकुलेशन हुई है। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये एग्जांपल कुछ यूँ। दूसरा एग्जाम्पल, अब इस एग्जांपल को प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आके जाते हैं। हमारे पास एग्जांपल के अंदर अगर सपोज़ ए को हमने बराबर कर दिया 10 के साथ, तो बी को जो है हम बराबर करते हैं सपोज़ 2 के साथ। अब नीचे आके सी को हम बराबर करते हैं ए को डिवाइड बी के साथ। अब यहाँ पे बुनियादी तौर पे बात यह है कि अगर मैं इसको देखूँ प्रिंट के बाद मैं देख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सी। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशंस के बाद नीचे आप देखें तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास 5.0। अब 5.0 नॉर्मल डिवीजन्स के अंदर अगर आप 10 को 2 पे डिवाइड कर ले तो डायरेक्ट 5 आते हैं, इंटीजर नंबर आते हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू बन रही है 5.0। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है डिवीजन के लिए वो फ्लोटिंग पॉइंट है। इसी दरमियान अगर हम डबल इंटीजर यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा जनाब, जस्ट 5 आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जनाब मैं अगर 10 को डिवाइड करता हूँ 3 के ऊपर, नॉर्मल कैलकुलेटर अगर इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर लें तो कैलकुलेटर के अंदर कुछ यूँ होगा कि अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो रिज़ल्ट क्या आएगा जनाब, आप एग्जीक्यूट करके 3.33 समथिंग रिज़ल्ट आते हैं। अगर यहाँ पे मिसाल के ऊपर मैं सी को बराबर करता हूँ, ए को फ्लोटिंग डिवीजन के साथ मैं बी के ऊपर करके यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सी, तो यहाँ पे तो रिज़ल्ट वही होगा, यानी मतलब 3 पॉइंट समथिंग जो भी आते हैं दिखेगा 3.33 समथिंग। लेकिन बहरहाल अगर यहाँ पे मैं फ्लॉट इंटीजर डिवीज़न यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँ फ्लॉट डिवीज़न की जगह पे, तो फ़र्क वही होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट 3 आ जाएगा। आसान से या सिंपल से एग्जांपल ये है कि एग्जांपल पे अगर हमने यहाँ पे क्या करना है, इधर अगर हमने 10 को डिवाइड करना है 2 के ऊपर तो रिज़ल्ट 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कि हमने फ्लॉट डिवीज़न इस्तेमाल किया तो ये इसके साथ 0.0 जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो इसी तरह अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर यूजिंग इंटीजर डिवीज़न, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट रिज़ल्ट जो कि 3 पॉइंट समथिंग आता है तो 3 आ जाएगा। यानी इंटीजर डिवीज़न ने डिसिमल वैल्यू से डिसिमल पोर्शन को काटना है, यहाँ पे ये काट देगा, और फ्लॉटिंग डिवीज़न ने इंटीजर रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो इन चीज़ों को ऐड अप करना है। तो ये वैल्यू को फ्लॉटिंग डिवीजन्स को ट्रंकेट करता है और ये यहाँ पे ऐड कर देता है। ये बुनियादी तौर पे एक छोटा सा फ़र्क जो है वो यहाँ पे समझना थोड़ा सा ज़रूरी था। अब आगे हमारे पास बाकी जो रिमाइंडर ऑपरेटर है, जिसको हम मॉडुलस ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ये हमें रिमाइंड वैल्यू का रिज़ल्ट जो है वो दे देता है। सपोज़ यहाँ पर मैं एक वैल्यू को, सपोज़ यहाँ पर मैंने लिखा 22 डिवाइड करते हैं 8 के ऊपर। अब ये तो वाज़ेह बात है कि हमने 8 का टेबल शुरू करना है, 22 से आगे जाना नहीं है। हम अगर 8 को 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगर 3 के ऊपर इसको हम कर लेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन इसकी 24 आती है, जो कि 22 से ज़्यादा है। अब हमने इस 8 को 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करके 16 रिजल्ट आते हैं। अब 22 को अगर हम 16 को 22 से निकालते हैं तो रिज़ल्ट क्या बनेगा जनाब, 6। ठीक है जी, 6 रिजल्ट हमारे पास आता है। तो दिस इज़ योर आंसर अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये हमारे पास एक्चुअली 6 जो है वो आंसर है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे अगर मिसाल के ऊपर मैं आता हूँ, इधर मैं ए को बराबर करता हूँ 22 के साथ, सॉरी 22 के साथ, बी को मैं बराबर करता हूँ जनाब लेट सपोज 8 के साथ, कोई भी वैल्यू हो सकती है डिफरेंट। यहाँ पे सी के अंदर हम वैल्यू डालता है कि ए को जनाब आपने मॉडुलस करना है, मॉडुलस शिफ्ट 5 से आते हैं जो कि परसेंटेज साइन है नॉर्मली। 8 यहाँ पे हम लिखते हैं बी। अब अगर हम प्रिंट करके सी लिखते हैं तो सी लिखने के बाद जब इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कर दूँ तो नीचे आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू एग्जीक्यूशंस के बाद जो है वो 6 ही आएगी, जिस तरीके से यहाँ पे इस एग्जांपल को जो है वो हमने लिया हुआ है। तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर एक्चुअली डिवीजन्स का जो हमारे पास इक्वेशंस है उसके नीचे जो रिमाइंडर ऑपरेटर आते हैं वो हमारे पास यहाँ पे एक आंसर जो है वो तस्वुर किया जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर का काम था। अब आते हैं जनाब दोबारा यहाँ पे मैं लास्ट ऑपरेटर जो हमारे पास इस वक्त है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, वो इसका काम ये है कि सपोज़ अगर मिसाल के ऊपर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 मल्टीप्लाई एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब यह है कि 10 पावर 3, और 10 पावर 3 का मतलब क्या है 10 into 10 into 10, जिसका रिजल्ट आई थिंक 10 into 1000 आता है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, तो जब एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर जिस जगह पे इस्तेमाल हो इसका मतलब ये होता है
यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दूँ तो ये बराबर है 10 पावर 3 का, और ये 10 पावर 3 बराबर है 10 into 10 into 10 का। तो ये और इसका जो रिज़ल्ट आएगा तीनों की सूरत में रिज़ल्ट 1000 आएगा। तो ये एक बेसिकली एग्जांपल है जिसके ऊपर ये चीज़ जो है वो की जा सकती है। मैं इसको जनाब इरेज कर देता हूँ, बल्कि चलो जी ये हमारे पास बेसिक टॉपिक मूव हो जाएगा, वरना सारा मैं डिलीट कर लेता, लेकिन बहरहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ जल्दी से। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है जनाब, ये करने के बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है जनाब अर्थमेटिक कंपैरिजन ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर सारी चीज़ें वो यहाँ पे जो है वो डिस्कस हो गई है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास टोटल 6 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास है जनाब ग्रेटर देन, एक लेस देन ऑपरेटर, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एक हमारे पास इक्वल टू है लेकिन डबल टाइम, और एक हमारे पास नॉट इक्वल टू है। तो ये टोटल हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं। अब इन 6 ऑपरेटर्स को हम दो वैल्यू मुख्तलिफ वैल्यू के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ मैंने ए को बराबर कर दिया 10 के साथ, और इसका भी रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। इसके जो रिज़ल्ट है याद रखें ये ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। मैं यहाँ पे इसको जो है वो डिलीट करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस लाइन को, और यहाँ पे याद रखें मैं इसके नीचे जो रिज़ल्ट है इसका रिज़ल्ट 2 एक्सपेक्टेड है, या तो रिज़ल्ट आएगा ट्रू या रिज़ल्ट आएगा जनाब फॉल्स, 2 के अलावा कोई और रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब ए को मैंने बराबर किया 10 के साथ, बी को मैंने बराबर कर दिया जनाब 3 के साथ। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि ए एज ग्रेटर देन बी विच इज़ इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर यहाँ पे मैं अगेन लिखूँ कि ए एज लेस देन बी, रिजल्ट आएगा जनाब फॉल्स, ठीक। और ए एज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी विच इज़ अगेन ट्रू, ठीक है जी, यहाँ पे भी रिजल्ट आएगा ट्रू। और इसके अलावा ए एज लेस देन और इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे भी रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है जी। और इसी तरह ए एज इक्वल टू बी विच इज़ फॉल्स, क्योंकि बराबर तो नहीं है ये। और इसके अलावा ए एज नॉट इक्वल टू बी इज़ ट्रू। अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है इन चीज़ों का ट्रू का रिज़ल्ट कैसे बन गया, कि बास का फॉल्स का, बास का ट्रू। इन वैल्यू को अगर आप गौर से देखें, ए को मैंने बराबर कर दिया 10 के साथ, बी को मैंने बराबर कर दिया 3 के साथ। अब ए एज ग्रेटर देन बी है इक्वल टू ट्रू, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि जनाब ए जो है वो बराबर है, ज़्यादा है सॉरी बी से, ठीक है जी, जो कि हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ए एस 10 है, बी एस 3 है, तो ज़्यादा है, तो ट्रू का रिजल्ट आएगा। इसके अपोजिट को अगर हम कहें कि जनाब ए ज़्यादा है, ए कम है बी से, तो ये तो गलत बात है, तो इस वजह से फॉल्स आई है। इसके बाद यहाँ पे अगेन मैं ए को ग्रेटर देन और इक्वल टू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इक्वल साइन में एक छोटा सा फ़र्क याद रखें। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इधर आके मैंने ए को कर दिया 10 और बी को कर दिया 10। अब अगर मैं कहता हूँ कि ए एस ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, अब इसमें बात यह है, रिजल्ट आएगा जनाब ट्रू। अब इसमें बात यह है कि 10 और 10 दो वैल्यू आपस में बराबर वैल्यू है। मैं कहता हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है बी के साथ। अब ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल तो है। जब इक्वल है तो दोनों की सूरतों में एक अगर इक्वल है, अगर ये ग्रेटर है तब भी ठीक है, यानी ए एस ग्रेटर देन बी हो तो भी ठीक है। अगर ए ग्रेटर ना हो बल्कि बराबर भी हो तब भी ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आता है। और ये सेम केस जो है वो लेस देन के साथ भी है, ठीक है जी। यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो क्लियर करना थोड़ा सा ज़रूरी था। इसके आगे हमारे पास यहाँ पे इक्वल का जो साइन है, इक्वल के लिए डबल इक्वल इस्तेमाल होता है। इस सूरत में अगर हम ए और बी करेंगे, इस सूरत में, इस केस में, यानी मतलब दोनों वैल्यू बराबर है तब भी रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। अब इस केस में भी ट्रू रिजल्ट आएगा। लेकिन सिंगल इक्वल के साथ हम ए बी यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है जी। असाइनमेंट ऑपरेटर के हवाले से हमने बात वैसी भी करनी है इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर। तो ये हमारे पास 6 मुख्तलिफ कंपेरिजन ऑपरेटर थे, इनको हमने करना है इरेज, और प्रैक्टिकल अभी हमने करना है डिस्कस यहाँ पे, ठीक है जी। बल्कि मैं यहाँ पे सारा का डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे याद रखें मैंने ए को कर दिया जनाब 10 और बी को हमने कर दिया जनाब 3, ठीक है जी। सी को हम कहते हैं जनाब ए जो है वो ज़्यादा है बी से, ठीक है जी। इस वक्त अगर हम सी को प्रिंट करके देखें तो सी को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और ये मैं थोड़ा सा वाजे कर दूँ ताकि यहाँ पे मैं बाकी चेंजेस कर सकूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद देखें इट्स ट्रू, क्योंकि ए एज ग्रेटर देन 3, दैट बिल्कुल ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं लेस देन ऑपरेटर लगा देता हूँ तो इस सूरत में हमारे पास मैं अगर कर लूँ तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए एज नॉट लेस देन बट ग्रेटर देन है। अब अगर मैं ग्रेटर और इक्वल कर दूँ इस सूरत में तो रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मिसाल के ऊपर मैं 10 कर दूँ तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि जनाब इस वक्त हमारे पास यहाँ पे ठीक है ए एज ग्रेटर देन बी तो नहीं है, इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, बट ए इज़ इक्वल टू बी। ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर हैं। तो इस केस में यहाँ पे जनाब मैं कहता हूँ कि ए एज ग्रेटर देन
और इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन हो तब भी रिजल्ट ठीक आएगा, और अगर इक्वल टू है तब भी रिजल्ट ठीक आएगा। तो सेम केस हमारे पास जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू उसका है, लेस देन और इक्वल टू भी कभी है, ठीक है जी। इसमें अगर वैल्यू कम है तब भी ठीक होगा, अगर वैल्यू बराबर है तब भी ठीक होगा। नॉट इक्वल टू की वैल्यू वैसी भी है, इस सूरत में अगर हम कहते हैं कि जनाब नॉट इक्वल, तो इस सूरत में रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि दो वैल्यू आपस में बराबर है, तो बराबर वैल्यू की सूरत में यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स ही आना चाहिए। थैंक यू।